हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मई मंथ की मैगज़ीन है जिसमें मैंने आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट करा दिया है। आज मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की पूरी जो सेक्शंस है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा एक ही क्लास में। ठीक है, पहला आर्टिकल है इंडियाज़ एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशनशिप, यानी कि जो भारत के द्विपक्षीय संबंध हैं देशों से उसको संतुलित करने के प्रयास। ये जो आपका पूरा टॉपिक है वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बायलैटरल रिलेशंस रहती हैं, जिसमें जैसे भारत है, भारत के साथ क्या हुआ कि देशों के साथ वो संबंधों को स्थापित करता है कई देशों के साथ, जैसे कि भारत यूएसए संबंध, भारत रसिया संबंध, भारत का ईरान के साथ संबंध, पाकिस्तान के साथ संबंध, चाइना के साथ संबंध। तो किन्हीं दो देशों के बीच की जो संबंध होते हैं उसको बोलते हैं द्विपक्षीय संबंध या बायलैटरल रिलेशंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसके संबंधों को संतुलित करना, यानी कि जैसे कि आप समझो कि भारत का अच्छा संबंध रूस के साथ है, वहीं भारत का सबसे अच्छा संबंध यूएसए के साथ भी है। तो इन बायलैटरल रिलेशंस में एक चीज़ आपको गौर करनी है कि यूएसए और रसिया के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इन दोनों के बीच में भारत कैसे इन दोनों बायलैटरल रिलेशंस को हितों को साध रहा है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर रहा है, और बैलेंसिंग है, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर एक कॉन्सेप्ट होता है। ये बैलेंस ऑफ पावर जो है वो कैसे जो है उसका यूज़ करके बायलैटरल रिलेशंस में एक अच्छे टूल की तरह उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। सुर्खियों में क्यों रहा है कि यूएसए ने भारत पर कुछ संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी जारी की थी। ठीक है, तो चेतावनी जारी की थी हाल ही में, और चेतावनी क्यों की गई थी कि भारत द्वारा ईरान के साथ चबहार बंदरगाह समझौता जो हुआ था, जिसको मैंने आपको अप्रैल मंथ की मैगजीन में पढ़ाया था, उसी के समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। तो जो यूएसए है उसने क्या किया, भारत पे कुछ उस पर बैन लगाने की, प्रतिबंध लगाने की चेतावनी जारी कर दी थी। तो बात आती है ना कि अमेरिका क्यों ऐसा किया, और अमेरिका ऐसा चेतावनी जो है, अगर कोई भारत की जगह दूसरा देश होता तो शायद उस पर बैन भी लगा देता। तो हम लोग पूरे चीज़ों को समझेंगे। होता क्या है कि अमेरिका को डर यह है कि जो भारत ईरान चबहार का समझौता है वो अमेरिका ने ईरान पे बैन लगाया है परमाणु के कार्यक्रम को रोकने के लिए। बहुत सारे व्यापार प्रतिबंध हैं, बहुत सारी चीज़ें बैन हैं वहाँ पे। तो ऐसे में अमेरिका को डर है कि भारत का जो ईरान चबहार समझौता है वो पर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए जो बैन लगाया गया है उसके खिलाफ ये काम कर सकता है। भारत, आपको याद होगा, भारत ने रसिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। उस वक्त अमेरिका में ये काफ़ी विवाद का स्थिति पैदा हो गई थी कि क्या हम भारत पे बैन लगाएं, क्योंकि ये उसके एक्ट है वहाँ पे यूएसए का काटसा एक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो ये ऐसी संभावना उत्पन्न हो गई थी, किंतु अमेरिका ने स्थिति को भांपते हुए भारत की जो मजबूती है, यानी कि भारत का जिस प्रकार से महत्व विश्व की व्यवस्था में, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर में जिस प्रकार से भारत की मजबूती के साथ उभरा है, ऐसे में उसकी उपयोगिता को देखते हुए चीन के खिलाफ जो उसका पूरा एक साइकोलॉजिकल वार से लेकर के ट्रेड वार से लेकर के हर तरह से जो वार चल रहा है, उसके खिलाफ भारत के हितों, भारत के मतलब महत्व को समझते उसने काटसा एक्ट को रोक दिया था, नहीं लगाया था। लेकिन उस वक्त भी संभावना ऐसी बन गई थी। काटसा क्या है? काटसा उसका एक संघीय कानून है, किसी स्टेट का नहीं, उसका संघ का कानून है। उसको 2017 में लाया गया था। क्यों लाया गया था कि अगर कोई भी देश, ईरान, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया और रसिया, इन देशों के साथ बड़ी मात्रा में लेन देन करने वाला कोई काम करता है, जैसे व्यापार को लेकर के या किसी समझौते को लेकर के या फिर किसी डिफेंस सेक्टर को लेकर के, तो उस पर अमेरिका बैन लगा सकता है। ठीक है, अब भारत ने क्या किया था, रसिया के साथ हथियार का लेन देन किया, क्योंकि भारत जो है वो S-400 सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उसने परचेज़ किया रसिया के साथ। तो ये काटसा लगाने की संभावनाएं उत्पन्न हो गई थी, लेकिन लगाया नहीं गया। ठीक है, तो इसी तरह की स्थितियां अभी भी हैं, क्योंकि भारत ने ईरान चबहार समझौता किया है। तो ऐसे में वहाँ पे अमेरिका ने चेतावनी जारी की है कि आपको जो है कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में कुछ वर्षों में रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन जैसे घटनाएं हुई हैं। तो कई बार क्या हुआ है कि इन्हीं सारे जो मुद्दों पर भारत की जो द्विपक्षीय जो संबंध हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, उसका टेस्टिंग हुआ है, उसकी जो रणनीतियाँ उसकी टेस्टिंग हो गई है, परीक्षण हो चुका है। क्योंकि देखो, भारत में
एक चीज़ आप समझ लेना, भारत की जो इस पूरी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है उसका कि नेशनल इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया भी था कई बार कि नेशनल इंटरेस्ट जो होता है, नेशनल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट टूल होता है। जब नेशनल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं राष्ट्रीय हित, यानी कोई भी देश जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो पूरा संचालन होता है वो नेशनल इंटरेस्ट पे करता है। जैसे भी नेशनल इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं, आपके जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव या उसमें ट्रांजिशन शिफ्ट जो है वो देखने को मिलता है, शिफ्ट देखने को मिलने लगता है। भारत की जो पूरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है या फिर भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या कहती है कि भारत को सबसे बड़ी बात है कि सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना। क्यों, कैसे कि देखो, अतीत में अमेरिका के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं थे। जैसे आज़ादी के बाद से लेकर के 1990 तक आप देखो तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं रहे, और वहीं रसिया के साथ हमारे संबंध बहुत प्रांगण थे, और आज भी उतना नहीं है फिर भी है। अब वर्तमान में चाइना की जो एक सुपर पावर बन के जिस तरह से उभर रहा है चाइना, एक प्रकार से उसकी जो प्रभाव में बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी जो है वो और उसका भारत के साथ संबंधों को सुधार हुआ है। तो इस तरह से जो चेंजिंग ऑर्डर होता है ना, वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं वो बदलते रहते हैं। ऐसे में इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कोई भी बायलैटरल रिलेशंस होता है ना, उसको बैलेंस करना जरूरी रहता है। तो भारत की जो यही बायलैटरल रिलेशंस की जो पूरी टेस्टिंग हुई है इन बहुत सारी घटनाओं में हो चुकी है। तो अभी बात समझो कि द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने के लिए भारत ने कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई हैं, आपको जानना जरूरी हो जाता है बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, उसको हिंदी में बोलते हैं रणनीतिक स्वायत्तता। अब रणनीतिक स्वायत्तता क्या है, ये चीज़ को आपको जानना जरूरी है। ये एक टर्म है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो कोई राष्ट्र होगा ना उसके अपने राष्ट्रीय हित होंगे, ठीक बताया ना। नेशनल इंटरेस्ट पे कोई भी फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो संचालित होती है। तो नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ कोई भी किसी तरह की बाधा से बाधित हुए बिना अपने जो इंटरेस्ट हैं, अपने जो हित हैं, उसी के अनुरूप अपने फॉरेन पॉलिसी का संचालन करना की जो कैपेसिटी होती है वही होती है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो अभी एक टर्म और भी है ग्लोबल साउथ, मैंने इसको कई बार पढ़ाया है कि इसका आशय क्या होता है कि विकासशील या अल्प विकसित या अविकसित देश जो होते हैं, ऐसे ग्लोब है। ग्लोब में एक ब्रांड, इस शब्द की उत्पत्ति ब्रांड रिपोर्ट से हुई थी, ठीक है। तो ब्रांड रिपोर्ट से हुई थी, तो एक ब्रांड लाइन खींची जाती है, ब्रांड लाइन। अब ब्रांड लाइन के जो दक्षिण में जो देश होते हैं वो क्या है, अल्प विकसित हैं, अविकसित हैं या विकासशील देश हैं, और ये कहीं ना कहीं इनकी प्रति व्यक्ति आय जीडीपी वगैरह जो है थोड़ा कम है। वहीं अगर इसके ब्रांड लाइन के उत्तर वाले देश हैं जो ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है, ये समृद्ध, विकसित और जो है इनकी प्रति व्यक्ति आय इकोनॉमी वगैरह सभी स्ट्रांग होती है, ऐसा ये प्रतीकात्मक रूप से माना जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल साउथ, इसको बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ, ठीक। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो बनाए रखी है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। अभी जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता नैम को मैंने बहुत बार पढ़ाया है, पिछले मैं 1 साल से आपको मैगजीन पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने नैम को कम से कम 3-4 बार पढ़ाया है। तो गुटनिरपेक्षता यही बोलता है कि हम किसी भी जो पक्ष है, जैसे द्विपक्षीय जो दुनिया थी वो 2 ध्रुवी थी। कब, जब हम आज़ाद हुए थे तो उस वक्त दुनिया 2, उसको बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड था, यानी कि एक तरफ यूएसए एक महाशक्ति के रूप में था, उसके एलाइज थे, दूसरी तरफ यूएसएसआर था, और इसी के बीच में दोनों के बीच में द्वंद्व प्रतिद्वंदिता चलती रही, और इसी को बोलते हैं शीत युद्ध, जो कि लगभग 1990 तक चला, जब तक यूएसएसआर का पतन नहीं हो गया। जब यूएसएसआर का पतन हुआ उसके बाद से दुनिया क्या हो गई, यूनिपोलर हो गई थी। अब वर्तमान में दुनिया में कई सारी जो शक्तियां हैं वो सर उठाई, जैसे कि चाइना का उभार हुआ, भारत भी एक तरह से अपना पावर दिखा रहा है, रसिया है ही, अब रसिया कहीं ना कहीं उभर हुआ है, कहीं नॉर्थ कोरिया भी उभार लिया है, यूएसए है ही, और अनेक सारे छोटे छोटे जो देश हैं वो भी अब कहीं ना कहीं अपना सर उठा रहे हैं। इस तरह से अब जो पूरी वर्ल्ड है वो क्या है, मल्टीपोलर हो चुका है, ठीक है। बाईपोलर, यूनिपोलर, अब मल्टीपोलर बन चुका है। यानी कि जब गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत का जन्म उस वक्त हुआ जब दुनिया बाईपोलर थी, यानी कि या आप हमारे साथ रहें या उनके साथ रहें, इस तरह की स्थिति थी। उस वक्त के जो है टीटो और ये जो आपके नेहरू जी थे और अनेक लोगों ने मिल करके क्या किया कि एक जो विकसित अविकसित जो देश थे, विकासशील जो उस वक्त इस अवस्था में थे, तो जो नए नए उपनिवेश थे,
जो हाल ही फिलहाल में स्वतंत्रता प्राप्त किए थे, उन लोगों ने यह मिलकर के एक आंदोलन चलाया कि हम लोग जो है किसी भी देश किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों के अनुसार हम अपने संबंधों को स्वायत्त रूप से बनाए रहेंगे। ठीक है, तो वो गुट निरपेक्षता, यानी किसी भी गुट से हम अलग रहेंगे। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता एक तरह से न्यूट्रल रहने का प्रयास करता है। तो वही जो सिद्धांत है ना गुट निरपेक्षता का, उसी के माध्यम से भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वो बनी हुई है। और भारत देखिए तो भारत रसिया और अमेरिका दोनों के साथ हमारा इंडिपेंडेंटली जो है हमारा संबंध बना है। किसी के साथ भी विदेशी, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा देश नहीं जो कहता है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेरे अनुसार चेंज कर दो या इनके अनुसार चेंज कर दो। भारत का दोनों के साथ संबंध है। अभी देखें तो भारत मध्य पूर्व के मामले में डीहाइफिनेशन की नीति का पालन करता है। डीहाइफिनेशन के पॉलिसी के तहत क्या किया उसने इजराइल के साथ भी संबंध का अच्छा बनाया है और फिलिस्तीन के साथ भी संबंध बनाया। अभी आप देखो पीएम नरेंद्र मोदी जो थे वो गए थे अपने पिछले कार्यकाल में दौरे पर इजराइल के, तो वो फिलिस्तीन भी गए थे। वहाँ पर उनको भी जो है उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और इजराइल में भी मिला। तो इस तरह से भारत जो है वो क्या करता है कि अपने फॉरेन पॉलिसी का बेहद ही स्मार्ट वे में, बेहद ही एकदम करेक्टिव वे में जो है वो संचालन करता है। ठीक है, व्यापक राजनयिक संबंध और आपसी जुड़ाव जो है, इस तरह की रणनीति अपनाई गई कि हमारे जो भी राजनयिक संबंध हैं, ठीक है, वो बने रहें और जुड़ाव जो है, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, इन तरह की जो स्थितियाँ हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं, सॉफ्ट पावर है, इस तरह से जो है हम अपने जुड़ाव को मजबूत बनाए रखें। ठीक है, अभी भारत देखो, भारत जो है वो 2022 में रूस यूक्रेन संकट के दौरान रूस, यूक्रेन, अमेरिका, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, इन देशों से क्या किया था, मिलकर के ऑपरेशन गंगा का संचालन किया था और जो छात्र थे उनको बाहर निकाल लिया। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सफल रहा। बहुध्रुवीयता, मल्टीपोलरिटी और इसके बाद बहुपक्षपात, मल्टीलेटरलिज्म, इसका दृष्टिकोण जो है वो भारत के सहयोग को बढ़ाता है और मूल विजन की प्रसार का क्षमता करने के लिए भारत को एक विशिष्ट कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। किस चीज़ का? मल्टीपोलरिटी और मल्टीलेटरलिज्म, यानी हमारा कई सारे देशों के साथ मिलकर के हमारा संबंध जो है वो डिसाइड होता है। कई सारे देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा है और हम एक या दो या तीन मोर्चे पे नहीं बल्कि कई सारे मोर्चे पे हम लोग जो है अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भारत ने संतुलित किया अपने द्विपक्षीय संबंधों को। भारत जो है वो यूएनएससी में, विश्व व्यापार संगठन में, इन सारे देशों में सुधार के प्रयास भी कर रहा है। तो ये भी बहुपक्षवाद की बढ़ोतरी करता है। अनेक जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ भी भारत की प्रेजेंस है। अनेक जो ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ भी प्रेजेंस है। ठीक, वैकल्पिक तंत्र जैसे कि रुपया रूबल आधारित व्यापार करना, रुपया रियाल आधारित व्यापार करना, इस तरह की पेशकश से भारत की जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें विश्वसनीयता, ट्रस्ट की बढ़ोतरी हुई है। और मैंने आपको बताया ना सॉफ्ट पावर का यूज सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और सबसे स्मार्ट वे है आज की ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, यानी वैश्वीकृत दुनिया में सॉफ्ट पावर का जो इस्तेमाल है ना, ये कहीं ना कहीं पूरी जो आपकी मतलब आपका एक इमेज है क्रिएट करता है कंट्री के बारे में, लोगों के बारे में, आपकी जो एक परसेप्शन बनाता है, क्रिएट करता है। सॉफ्ट पावर सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है रेदर देन हार्ड पावर। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर की वजह से प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल लोगों तक क्या हुआ है कि भारत का पक्ष मजबूत हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब अमेरिका में भारतीय लोग थे उन्होंने भारत अमेरिका परमाणु समझौते के लिए प्रयास भी किया था, मिलकर प्रयास किया था। भारत जो है तटस्थ रुख अपनाता है और मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और कई सारे जो है हितधारक है उनको एक साथ वार्ता के लिए मंच पे लाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है उसकी अपनी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि अभी देखो G20 की मेजबानी में उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में डील मेकर के रूप में भूमिका को स्थापित कर दिया। ठीक है, ये भी चीज़ है। और अगर कहीं देखें तो भारत ग्लोबल साउथ का एक आवाज़ बन करके, नेतृत्वकर्ता बन के उभरा हुआ है। तो इस तरह से भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित किया है और उसके एक कई सारे कारक रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें क्या हुई हैं, ये रणनीतियाँ रही हैं कि ये चीज़ें प्रभावित हुई हैं, द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। अभी बात आती है कि द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने में भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ और समस्याएँ हैं। तो अस्पष्ट रुख अपनाने का आरोप लगता है। जैसे अभी रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत के पास जो है एक कहीं ना कहीं मतलब होता है ना कि हिचक होती है ना, अगर आप न्यूट्रल रहते हैं तो आपको एक पक्ष लेने में आपको कई सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जैसे अफ़गानिस्तान वार हो रहा था, अफ़गानिस्तान के समय जब तालिबान ने कब्जा किया और उस वक्त भारत जो है कहीं ना कहीं तटस्थ रुख अपनाया, अस्पष्ट रुख अपनाया था। तो हालांकि वो हमारे पॉलिसी के अनुकूल है
कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बशर्ते इसी के बावजूद भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अस्पष्ट रुख अपनाने का आरोप और आलोचना होती है। कि कई बार होता क्या कि वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनना है तो आपको एक पक्ष लेना पड़ेगा, खुलकर बोलना पड़ेगा, पर इसके बावजूद भी भारत खुल करके नहीं बोलता किसी भी आंतरिक मामलों पे या किसी भी देश के मसलों पे। आक्रमणकारी देश के पक्ष में जो है युद्ध को वित्त पोषित करने का आरोप है। अभी देखो यूरोपीय शक्तियाँ क्या बोलती हैं, यूरोपियन पावर, कि भारत रसिया से कच्चे तेल को सस्ते दाम में खरीद करके भारत को रसिया को फाइनेंस कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक तरह से आक्रमणकारी जो उसके कृत्य किया रसिया उसकी मतलब सब उसको फाइनेंस भी कर रहा है। तो इस तरह की आलोचनाएँ लगती हैं, पर हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हमको कच्चे तेल चाहिए, हमारा नीड है, हमारे पास नहीं होता है, नहीं है, हमको खरीदना ही है, तो हमको जहाँ सस्ता मिलेगा हम कहाँ खरीदेंगे। सीधी सी बात है, भारत का यही जवाब होता है। ठीक है, एक नई धुरी का उदय। अब हुआ क्या है कि नई धुरी एक बन रही है, जैसे कि रूस, चीन, पाकिस्तान की, तो एक धुरी बनना भारत और यूएसए के लिए जो है, अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती भी है, और नए नए वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजिंग आ रहे हैं, तो ये भी समस्याएं हो रही हैं। प्रतिष्ठा को छवि मिलती है, कई बार तटस्थ रुख अपनाने से भारत की जो प्रतिष्ठा पे असर पड़ता है। जैसे कि भारत ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना से अमेरिका के हटने से निंदा नहीं की है, तो इस पर भी दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो इसी मतलब संयुक्त व्यापक कार्य योजना कौन सी है, तो JCPO, तो ये ईरान परमाणु समझौता के नाम से इसको जानते हैं। 2015 में ये ईरान और जो 6 वैश्विक शक्ति थे, जैसे कि चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रसिया हो गया, UK हो गया, USA हो गया, इनके बीच में हुआ था। कई बार क्या है कि भारत की जो आयात पर निर्भरता है वो भी वैश्विक जो रुख है ना, भारत को प्रभावित करती है, जैसे कि रक्षा और ऊर्जा के निर्यात के। तो हम लोग जो आयात करते हैं, तो इसके वजह से हम फॉरेन पॉलिसी में कई बार विश्व के जो बहुत सारे मसले होते हैं उस पर खुल के बोल नहीं पाते, दिक्कतें आती हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड जैसे मिलीलिटरल का जो उदय हो रहा है, उसके वजह से वैश्विक सहयोग के जो दृष्टिकोण है, उसका आदर्श दृष्टिकोण उसको कमज़ोर कर देता है। तो ये भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे की राह में हमें करना क्या है, तो हमें एक विकल्प के रूप में उभरने के लिए हमें करना क्या है कि हमें ग्लोबल साउथ के नेतृत्व पर उनका प्रतिनिधित्व करने की बात सोचनी है। जल्दी से जल्दी जितनी अधिक जो विश्व व्यवस्था है वो पोलराइज हो रही है, तो ऐसे में हमें ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करना है, हमें विकासशील देशों का, अविकसित देशों का नेतृत्वकर्ता बनना है। तो ये इस तरह से हम भारत और अमेरिका के भारत जो है वो अमेरिका चीन के विकल्प रूप में सामने आ सकता है। सामरिक बचाव करना है, यानी चाइना को काउंटर बैलेंस करना है किसी भी तरह से, किस तरह से, तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जिससे चाइना के साथ क्या आना कि हमें अवश्य राजनयिक संबंध और व्यापार को बनाए रखना है, और हमें उसके साथ जो राजनीतिक और सैन्य कार्रवाइयाँ उसको भी निपटना है। तो इस तरह से हम स्ट्रैटेजिक जो अपना बचाव कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता और या जोखिमों का विविधीकरण करना है, जैसे कि रक्षा ऊर्जा क्षेत्र में हमें करना क्या है कि जो भी जोखिम है उसका हमें असेसमेंट करके आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयवाद और बहुगठबंधन आधारित विदेश नीति का पालन करना है, जैसे ब्रिक्स, क्वाड, G20, G7, SCO वगैरह की जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं कि एक पॉलिसी विशेष मुद्दों पे आधारित गठबंधन है, तो इनको हमें गठबंधन की तरफ इन्हें हमें ले जाना है। तो इस तरह से फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो कहीं ना कहीं डाइवर्स होगी, मॉडिफाई होगी, और ये एक जो है वर्तमान की जो ज़रूरत है उसके अनुसार से वो उसमें हम सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो वैश्विक चुनौतियों से निपटने में हमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका के रूप में उभरना, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन की है। तो जलवायु परिवर्तन के जो मसले, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एक बहुत बड़ा कदम है भारत की जो है जलवायु परिवर्तन के लिए। इसी तरह से कनेक्टिविटी के तौर पे बात करते हैं, जैसे जो ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधित हुआ था कोरोना में, इसके बाद से बहुत सारे जो ऐसे रीजनल्स जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि इजराइल और ये हमास के बीच में जंग लगातार बढ़ती गई, फिर रसिया यूक्रेन के बाद काला सागर का जो है वो ब्लॉकेज हो गया था। तो इस तरह से जो कनेक्टिविटी है, वो सप्लाई चेन है, कहीं ना कहीं बाधित होती है। चाइना 9 डेज लाइन के माध्यम से बराबर उसमें जो है वो 3-5 करता रहता है, तो उसमें भी क्या करना है, हमें कनेक्टिविटी को मजबूत करने की बात करनी है। आतंकवाद और सप्लाई चेन के जो फ्लैक्सिबिलिटी है, इस पर भी हमें जो चुनौतियाँ उसे निपटने के लिए हमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी है। तो ऐसे में जो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे कि आपूर्ति जो श्रृंखला है उसकी लचीलापन के लिए पहल करना है, और बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की बात करनी है, एशिया अफ्रीका विकास गलियारा डिफेंस जो है ये, इसकी भी हमें बातें चीत करनी है। और इस तरह से हमें किस जो वैश्विक तौर पे जो संबंध हैं उसको हम
मजबूत कर सकते हैं, नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि अभी आपको द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उसको हम लोग मजबूत कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग है कि ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन द चेंजिंग टाइम। जैसे कि अभी क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जब भारत का स्वतंत्रता हुआ था, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन कंप्लीट हुआ था, भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उसके उस वक्त दुनिया क्या थी, दो ध्रुवी थी, बाईपोलर। ठीक है, बाईपोलर वर्ल्ड में जो संस्थाएं उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थीं वो संस्थाएं आज भी कायम हैं, किंतु दुनिया कैसे चेंज हुई है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया जो है वो उस वक्त बाईपोलर थी, शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था। ठीक इसके बाद जब 1990 में यूएसएसआर का पतन होता है और दुनिया जब है यूनिपोलर हो जाती है, जैसे कि यूएसए ही एकमात्र शक्ति था, बाकी सभी शक्तियाँ जो थी वो क्षीण हो चुकी थी। वर्तमान के समय में कोविड के बाद के अगर टाइम पीरियड को देखें तो कहीं ना कहीं दुनिया जो है वो स्पष्ट तौर पे मल्टीपोलर हो चुकी है। इसका शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन कोविड ने इसके एक जो है इसको मजबूती प्रदान की और दुनिया आज के समय मल्टीपोलर हो चुकी है। उस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो चेंज होकर के आज के समय में वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं मोर इंगेजिंग और कहीं ना कहीं रीजनल एस्पिरेशंस पे आधारित है। यानी कि क्षेत्रीय जो है अखंडताएँ और क्षेत्रीय जो आकांक्षाएँ हैं वो कहीं ना कहीं वो बढ़ी हैं। ऐसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं तो मध्य पूर्व की जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो अलग हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं वो अलग हैं, यूरोपियन यूनियन का जैसे विकास होता है यूरोपियन यूनियन की क्षेत्रीय आकांक्षाएं अलग हैं, अमेरिका की कुछ अलग हैं, अफ्रीका की कुछ अलग है। तो इस तरह से उसी आधार पे ग्रुपिंग भी हुई है रीजनल। अब वैश्विक जो संस्थाएं उस वक्त बनी थी वो कहीं ना कहीं वर्तमान की जो दिक्कतें हुई हैं वो उसको समझाने में, समझने में या उससे निपटने में अप्रभावी रही हैं या निष्प्रभावी रही है। अब इसकी वजह से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो क्षेत्रीय संगठन है जैसे कि ब्रिक्स, जैसे कि SCO, जैसे कि आपका अफ्रीकन यूनियन, बिम्स्टेक, ठीक इसी तरह से आपका जो आता है ये सार्क। तो ये छोटे छोटे जो यूरोपियन यूनियन, ये जो छोटे छोटे संगठन है ना वो क्या हुए हैं कि इन्हीं जो रीजनल एस्पिरेशंस जो बताया कि रीजनल एस्पिरेशंस हावी हुए हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की देन है। तो ऐसे में जो समय बदला है तो क्या वैश्विक संस्थाएं प्रभावी हैं, इसी पे ये पूरा आर्टिकल है। सुर्खियों में क्यों रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है, विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, ये सारे जो वैश्विक संस्थान हैं अपने वांछित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि इनमें सुधारों की मांग वर्तमान की जो बदलती व्यवस्था है उसमें उठ रही है। तो प्रमुख वैश्विक संस्थाओं के गठन का रेफरेंस क्या हुआ था वो मैंने आपको बताया था शॉर्ट में, यहाँ पे डिटेल में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अधिकांश जो प्रमुख वैश्विक संस्थाएं थी उनका जो गठन युद्धग्रस्त, जब पूरी दुनिया युद्धग्रस्त थी, द्विध्रुवी थी, मैंने बताया ना बाईपोलर थी, और विकास के संबंध में जो असमानताएं थी उसके दौरान तत्कालीन जो वर्ल्ड ऑर्डर था, विश्व व्यवस्था था, उसी के दौरान वो किया गया था। अब UN की जो प्रणाली हुई थी उसका गठन 1945 में हुआ, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसका प्राइमरी एजेंडा यही था कि किसी भी ऐसे वैश्विक युद्ध को होने से रोकना है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मजबूत करना है, इंटरनेशनल जो पीस है और सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना है, ह्यूमैनिटेरियन एड को बढ़ाना है और हमें किसी भी तरह से ह्यूमन राइट के वायलेशंस को रोकना है, इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करना है। ठीक है, IMF और विश्व बैंक, इसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स संस्थाएं। इनका गठन 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसका जिसे इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उन्हें उनका विकास है उनके समर्थन के लिए स्थापित किया गया था। और इन दोनों के जो विषय क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं, वो अलग अलग, जैसे कि विश्व बैंक जो है लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए काम करता है, पॉवर्टी जो है उसको रिड्यूस करने की बढ़ावा देता है। जबकि जो है IMF का उद्देश्य क्या है कि एक नए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली को स्थापित करना। दोनों के लक्ष्य अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह WTO का गठन हुआ था। पहले संस्था गेट्स के नाम से तो थी, ग्रेट फ्रेमवर्क्स, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। फिर इसके बाद उसके जो इसी का बदलाव जो फॉर्म था वो 1995 में WTO बन गया। अब उस वक्त हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है उदारीकरण हो रहा था क्रमिक तौर पे, जैसे कि USSR का पतन हुआ,
तो वहाँ पे संस्थाएं उदार हुई। इसी तरह उसी वक्त में भारत में भी जो है एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, यानी कहीं ना कहीं क्रमिक तौर पे इंटरनेशनल ट्रेड का जो है वो उदारीकरण हो रहा था। गेट्स संस्थाएं, गेट्स से थ्रू है WTO, यही इसी का जो है स्थापना हुआ। तो इसका लक्ष्य था कि जो अब टैरिफ है उसको, प्रशुल्क है उसको कम करना है, जो व्यापार की बाधाएं उसको दूर करना है, और वस्तुओं सेवाओं और इन्वेस्टमेंट के फ्री जो फ्लो है, मुक्त प्रवाह है, उसको बढ़ावा दे करके हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण में सहायक और सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, तो बात आती है कि जो मौजूदा संस्थाएं हैं उनको सुधार के बिना जारी रखने में क्या समस्याएं हैं। जैसे कि मान लो कोई चीज़ है, अब उसमें बदलाव ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इस बात का जो तस्दीक कैसे हो सकता है। और मान लो कि अगर कोई संस्थाएं हैं और तो आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें उसको बदलना है, क्या बदलना ज़रूरी है, नहीं बदलेंगे तो क्या काम नहीं चल सकेगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं, इस वाले जो सेक्शंस हैं, इससे हम लोग कवर करेंगे। तो बात जाननी है कि क्या समस्या आ रही है सुधार के बिना चलाने में। तो प्रतिनिधित्व और समावेशिता का समस्या आ रही है। जैसे कि पिछली शताब्दी में संस्थाएं स्थापित हुई, विकासशील देशों को उस वक्त पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। वर्तमान की जो पूरी वर्ल्ड ऑर्डर है और जो पावर स्ट्रक्चर है वैश्विक तौर पे, उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। जैसे कि भारत क्या है, भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है माने परचेसिंग पावर के आधार पे। और जबकि IMF में देखें तो इसका जो SDR है, कोटा, मैंने बताया था ना कि SDR में IMF में एक कोटा होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, तो उसमें कोटा केवल 2.5% का है। तो ये असमानता है। जो बढ़ते द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूह हैं, जैसे कि G20, G7, ब्रिक्स जो संगठन है, वो वैकल्पिक मंच तैयार कर रहे हैं, और ऐसी वजह से जो है वैश्विक संस्थाओं में उनकी प्रासंगिकता और महत्व में कमी आई है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि रीजनल एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं, और इसी वजह से रीजनल संस्थाएं जो हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मजबूत हो रहे हैं। जैसे कि ब्रिक्स देशों ने जो डेवलपमेंट्स की जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसको वित्त फाइनेंस करने के लिए, वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक का एक अल्टरनेटिव के रूप में NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। वीटो शक्ति का दुरुपयोग कई बार देखा। UNSC के जो सदस्य हैं, जो सदस्य राष्ट्र हैं, उनमें जो परमानेंट सदस्य हैं, जैसे कि चीन, फ्रांस, रसिया, UK, USA, ये इनको वीटो शक्ति है। और ये देखा गया है कि जो अस्थायी सदस्य हैं, ये अपने सहयोगियों के हित में या उनके किसी प्रस्ताव के खिलाफ इस वीटो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, और लगातार ये चीज़ें होती जा रही हैं। ऐसे में ये वीटो शक्ति ठीक है, चलो दिए तो दियो, कम से कम आप जो वर्तमान की जो देश हैं, जिनकी ज़रूरत है, जिनका प्रतिनिधित्व है, जो वास्तविक हकदार हैं, उनको तो भी तो मिलना चाहिए। बात यहाँ फंसती है। तो ये चीज़ है। अभी आप देखो, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कृत्यों की जो निंदा करने वाली संकल्प थी, उसके खिलाफ वीटो कर दिया, तो वो चीज़ वहाँ रुक गया। अब संरक्षणवाद और जो व्यापारिक तनाव है, जैसे टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर जैसे जो संरक्षणवादी नीतियाँ हैं, पॉलिसी से उसमें वृद्धि हो रही है। और ऐसी पॉलिसीज से क्या हो रहा है कि वैश्विक जो ट्रेड में प्रणाली में, सिस्टम में, और WTO जैसे संस्था, उसमें ये उसके पूरे ढांचे को उसने प्रभावित किया है। चीन और अमेरिका के बीच में देखो तो व्यापार युद्ध की जो पूरी ये समस्याएं उभर के आई थी, वो क्या थी, वो ट्रेड जो हुआ ना, ट्रेड में संरक्षणवाद की नीति का पालन जो था, वही एक मुख्य कारक था। और आज भी ट्रंप जो है जब अपनी रैलियों में जा रहे हैं, तो उन्हीं संरक्षणवादी नीतियों की जो है बढ़ावा करने की बात कर रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान आने वाले समय में। और उम्मीद है कि अगर ट्रंप जीत गए तो इन संरक्षणवादी नीतियों को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वे चाहते हैं कि उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग पावर का हब बनाना चाहते हैं। दुनिया भर के जितने भी हमारे आउटसोर्सिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, उनको हम अमेरिका लाएंगे और टैरिफ को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये संरक्षणवाद की जो है वो बढ़ावा देती हैं। तो ऐसे में ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह से प्रभावित होगा, पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का जो सिद्धांत है, उसका समझ जोखिम होने लगा है। और ये सिद्धांतों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जो है इकोनॉमिक व्यवस्था को जो है वो बेस का बनाया है। अभी अमेरिका ने WTO की अपीली निकाय की नियुक्ति को भी अवरुद्ध कर दिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है। अपीली जो नियुक्ति निकाय है, अगर मान लो कोई विवाद हो गया तो निष्पक्ष मध्यस्थता के रूप में जो है अपीली निकाय होती है। यानी कोई समाधान, मान लो कि कोई एक ट्रिब्यूनल है और उसने
मान लो कोई निर्णय दे दिया, तो वहाँ अपीली निकाय में हम अपील करके उसकी सुनवाई करा सकते थे। उसकी जो पूरी नियुक्ति है ना, उसमें कोई सदस्य ही नहीं है, अमेरिका ने उसको ब्लॉक किया हुआ है, ये भी चीज़ है। उभरती चुनौतियों से निपटने में असमर्थ होना। कई बार क्या है कि पिछली शताब्दी में जो संस्थाएं थीं वो 21वीं सदी के जो मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, डेटा का जो संरक्षण हो गया, ये सारी चीज़ों पे प्रभावी ढंग से वो ध्यान देने में सक्षम नहीं है। और ये कोविड-19 के दौरान हमने देखा है, रसिया यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा है, इजराइल के साथ देखा है, इजराइल के समय देखा है, उसी तरह ठीक हमने अफगानिस्तान क्राइसिस के समय देखा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे पूरी जो संस्थाएं हैं, पूरी जो व्यवस्था है, एक तरह से सब चरमरा कर ढह गई है। वैश्वीकरण के खिलाफ प्रतिक्रिया। कई देश क्या है कि वैश्वीकरण के खिलाफ जन असंतोष और उनके राजनीतिक जो प्रतिक्रिया है वो बढ़ती जा रही है, और आय और जो नौकरियों में वंचित होना, आय की असमानताएं, इससे क्या हो रहा है कि असंतोष भी बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल जो एक तरह से जो प्रतिक्रिया है ना वो भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? अभी बात आती है कि अभी एक चीज़ आता है ना कि मतलब वर्तमान जो संस्था है उसकी प्रासंगिकता और महत्व क्या है, इसके बाद हम लोग आगे की राह देखेंगे, तो ये सारे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो वर्तमान में अगर देखें संस्थाओं की महत्व और प्रासंगिकता यही है कि जो लगभग सभी देश हैं वो सदस्य के रूप, जैसे कि यूएन में 193, IMF में 190, इतने अधिक संस्थाएं जो इसमें इतने अधिक देश हैं, तो इसमें विश्वास ट्रस्ट बनता है। वैश्विक शांति के संरक्षक हैं, जैसे कि यूएन ने कंबोडिया, मोजाम्बिक में कई सारे संघर्षों को समाप्त करने में मदद भी की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने और विनियामक के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, UNHRC हो गया, इन कई सारे कानूनों को ये लागू करते हैं और विनियामक के तौर पे कार्य करते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हैं, जैसे IMF और विश्व बैंक ने कई सारे जो मौके आए उस पर उनके संकट को समय समर्थन दिया है। वैश्विक विकास को दिशा देना, जैसे कि यूएन की ओर से SDG जैसे लक्ष्य जो है वो सामूहिकीकरण की दिशा को प्रदान करते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या है, आगे की राह क्या होनी चाहिए ताकि ये संस्थान की चुनौतियों से हमें निपटा जा सके? तो हमें गवर्नेंस में परिवर्तन करना है। जो शासन व्यवस्था है, गवर्नेंस है, उसमें हमें व्यापक तौर पर परिवर्तन करना है। जैसे कि जो शक्तियाँ उभर रही हैं उनके प्रतिनिधित्व को मजबूत करना है, और UNSC जैसे जो निकाय हैं उनका पुनर्गठन करना है, और परिषद की अस्थायी सदस्यता का विस्तार करना है। वित्तीय सुधार की बात करें, जैसे कि पूंजी और जो नए दानकर्ता हैं उनके माध्यम से संस्थाओं के फाइनेंस में डाइवर्सिफाई करना है। इससे क्या होगा कि जो समृद्ध देश के जो प्रभुत्व, जैसे कि USA का, चाइना का, रसिया का, इन लोगों का जो प्रभुत्व है इन सब संस्थाओं में वो खत्म होगा। प्रवर्तन को मजबूत करना, यानी कि इन्फोर्समेंट को मजबूत करना। जैसे कि कोई वैश्विक समस्या हो रही है, जो संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं, उनके द्वारा कोई भी नियम और प्रतिबद्धताएं अगर बन रही हैं तो उनका प्रवर्तन हो, यानी कि इनका इन्फोर्समेंट हो, विवाद समाधान के तंत्र के तौर पे प्रभावी हो। जैसे कि जो UN क्लॉज है उनकी संस्थाओं को मजबूत बनाना। UN क्लॉज क्या है कि समुद्री कानून पे UN का जो कन्वेंशन है उसी को UN क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी को अपनाना, जलवायु परिवर्तन की निगरानी से लेकर के जो आपका डीआर्मनाइजेशन है, यानी कि निशस्त्रीकरण है, मानवाधिकार की पुष्टि करना, इन सारी संस्थाओं में जो AI है वर्तमान के तौर पे, उपग्रह निगरानी है, डिजिटल डेटा संग्रह है, इन सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। अभी हाल ही में एग्जाम्पल में UN के महासचिव ने 21वीं सदी की जो चुनौतियां उनसे निपटने के लिए UN 2.0 का विजन प्रस्तुत किया है। UN 2.0 क्या है? 5 क्षेत्रों में ये ध्यान देगा। कैसे? डेटा में, डिजिटल समाधान में, नवाचार में, दूरदर्शिता में और व्यवहार विज्ञान में। वैश्विक वित्तीय प्रणाली को हमें मजबूत करना है। जैसे जो भी प्रणालीगत संकट है, जैसे कि मजबूत विनिमय, पर्यवेक्षण, जोखिम प्रबंधन का जो नेटवर्क फ्रेमवर्क है, उसके माध्यम से हमें फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको हमें मजबूत करना है। और वित्त पोषण के जो स्रोत हैं उसमें विविधता लाना, जैसे कि स्वैच्छिक योगदान, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय कर हो गया, या सार्वजनिक पब्लिक जो है वो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, या जो कई सारे जो नवाचारी वित्त पोषण तंत्र हैं उनको हमें खोज करनी चाहिए और हमें उनका जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, और इन्फोर्समेंट के पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस तरह से अगर हम चाहें तो पूरी जो आपकी वैश्विक व्यवस्था है उसको हम लोग मजबूत बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह से उनको हम प्रभावी भी बना सकते हैं। ये वाला आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया। वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में QR कोड को स्कैन करिएगा और आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, वर्ल्ड ऑर्डर आपको समझ में आएगा। वैसे मैंने वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत बार बताया भी है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है भारत और इंडोनेशिया संबंध। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
भारत और इंडोनेशिया संबंध, यानी कहीं ना कहीं इसमें भारत और इंडोनेशिया के बीच में बायलैटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंधों की बात होगी। संबंधों में क्या ऐतिहासिकता है, क्या उसके जो मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, उसमें क्या भारत सरकार और इंडोनेशिया सरकार कर रही है और आगे की राह क्या हो सकती है, इन सभी टॉपिक्स पे बात होगी। शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि 2024 में भारत और इंडोनेशिया ने अपने जो राजनयिक संबंध थी उनकी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। कब, कौन सी वर्षगांठ? तो 75वीं। जैसे कोई चीज़ 25वीं रहा, 50वीं रहा, 75वीं रहा, 100वीं रहा तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और प्री और मेंस में सवाल पूछने की संभावनाएं इन टॉपिक से अधिक होती है। तो संबंधित तथ्य क्या है कि भारत और इंडोनेशिया जो है वो द्विपक्षीय संबंधों में बायलैटरल रिलेशंस में ट्रैक 1.5 कूटनीति के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई सारे कार्यक्रमों का उन्होंने आयोजन किया। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके ज़रूर रखिए, स्टडी फॉर ISPCS। उस पर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देने वाला हूँ जिसमें फॉरेन पॉलिसी का जो टूल है, उनके विभिन्न कारक हैं, कैसे प्रभावित होती है फॉरेन पॉलिसी, और उस पर मतलब पूरी आपकी जो व्यवस्था है, जैसे कि पूरी फॉरेन पॉलिसी कैसे निर्माण होती है, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी के कुछ नए ट्रेंड्स हैं, और डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी में जैसे कि जो डिप्लोमेसी 1.5, डिप्लोमेसी 2.0, तो इस तरह से जो डिप्लोमेसीज़ है ना, उनकी बात हम लोग करेंगे। तो पूरा डॉक्यूमेंट 2-3 पेज का है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। उन डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। इसके लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे कंटेंट मैं देता रहता हूँ, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स के कुछ क्वेश्चंस, या फिर अनेक प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें डेली बेसिस पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ जब भी जो कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। तो अभी आपको ध्यान देना है कि इंडोनेशियाई दूतावास में पुणे में एक इंडिया गेमिंग शो हुआ था। इस दौरान स्पोर्ट्स शो मैच का आयोजन किया गया था। इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच के तौर पे स्पोर्ट की संभावनाओं को यहाँ पे प्रकट किया। अभी दूसरी ओर देखें तो ध्यान देना है कि जकार्ता में भारतीय दूतावास ने इसी वक्त ORF जो है, अभी आप जो ORF एक संस्था है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो रायसीना डायलॉग भी कराती है। क्या कराती है? रायसीना डायलॉग। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आते हैं। तो ORF ने ही जकार्ता फ्यूचर फोरम के साथ उद्घाटन के समारोह की मेजबानी की थी। JJF क्या है? जकार्ता फ्यूचर फोरम की 2 देशों द्वारा सार्थक और समावेशी भविष्य के निर्माण हेतु एक विज़न है और प्रतिबद्धता है, यानी जलवायु संबंधी मतलब मामलों पर सहयोग करना एक संधारणी भविष्य के मार्ग के रूप में, डिजिटल सेक्टर में हमें सहयोग बढ़ाना और समानता का मार्ग, यानी महिलाओं के नेतृत्व वाले सतत विकास में निवेश करना है। इन सभी चीज़ों के ये थीमेटिक पिलर हैं, यानी कि JJF के हमारे जो 3 पिलर हैं, इसमें जलवायु संबंधी मामलों पर सहयोग, डिजिटल क्षेत्रों में सहयोग और समानता का मार्ग। जकार्ता में पहली बार भारत इंडोनेशिया रक्षा उद्योग प्रदर्शनी सह सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंधों का महत्व क्या है, इसके हमें जानना बहुत ज़रूरत है कि दोनों देशों के लिए क्या महत्व है। तो हिंद महासागर में पहले आप देख लो इसका मैप, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और इंडोनेशिया का। पहले मैप देख लो, ये मैप आप देख रहे हो ना, ये 10 डिग्री चैनल है और ये 6 डिग्री चैनल्स है, ठीक है। सबांग पोर्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबांग पोर्ट बड़ा स्ट्रैटेजिक इसका लोकेशन है। यही आपकी मलक्का जल संधि है। दुनिया का लगभग बहुत सारा जो हिस्सा व्यापार का है यहीं से आपका जाता है, ये वाला आपका जो देख रहे हो स्थिति, ठीक है, मलक्का जल संधि। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। चाइना जो है, यही जो 9 डैश लाइन्स है ना, इसी के माध्यम से यही इसी पूरे मार्ग पे कंट्रोल करना चाहता है साउथ चाइना सी में। तो ये जो आपका जो मलक्का जल संधि है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त वर्तमान में ट्रेड व्यवस्था के लिए। पूरी जो आपका वर्ल्ड ट्रेड है ना, उसका ऑलमोस्ट मैक्सिमम हिस्सा इसी संधि से, इसी जल संधि से होकर के जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को आप देख रहे हो भारत का अंतिम छोर, और ये सबांग पोर्ट है। सबांग पोर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है उसका रोल है पूरी ट्रेड है उसकी व्यवस्था में, ठीक है। तो ये भारत इंडोनेशिया का लोकेशन है। तो ऐसे में जो भारत इंडोनेशिया के जो लोकेशंस है ना, वो हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी दोनों देश क्या है कि समुद्री जो शक्ति है नौसेना, और भारतीय इंडिया जो समन्वित गश्ती है इंडिया इंडो कॉर्पोरेट,
ये इस तरह से संयुक्त अभ्यास आयोजित होते हैं और ये दोनों देशों की नौसेनाएं हैं वो इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देती हैं, जिसमें कि जो हिंद महासागर में मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है, समुद्री आतंकवाद है, सशस्त्र डकैती है, इन सारी चीज़ों को रोकथाम में मदद करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र के विजन में समन्वय, दोनों देशों ने हिंद प्रशांत का जो रीजन है उसमें भारत इंडोनेशिया समुद्री सहयोग के साझा विजन पर सहमति व्यक्त की और खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विजन को साझा करते हैं। ठीक है, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडियन ओशन जो महासागर की पहल है, इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडोनेशिया के ग्लोबल मैरीटाइम जो फलक्रम है उसके विजन में समन्वय बनाता है। इससे क्या होगा, जियो पॉलिटिकली जो है वो इंगेजमेंट बढ़ेगी। रणनीतिक साझेदारी, दोनों देशों ने 2005 में रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की थी और इस साझेदारी को उन्होंने व्यापक रणनीतिक साझेदारी में 2018 में बदल दिया था और कई सारे सेक्टर में जैसे कि रक्षा, उद्योग, विज्ञान प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाया। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग कर रहे हैं दोनों देश, क्या कर रहे हैं, G20 वगैरह हो गया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, ईस्टर्न एशिया शिखर सम्मेलन हो गया, UN जैसे राष्ट्रों पे डिजिटल जो रूपांतरण है, समुद्री सुरक्षा है, इन सारे मामलों पे एक साथ सहयोग करते हैं। सर्वोत्तम पद्धतियों का साझाकरण, भारत जुलाई 2023 में भारत इंडोनेशिया जो आर्थिक वित्तीय वार्ता है उसकी शुरुआत की गई है, जो क्या कर रही है कि नीतिगत समन्वय के लिए, सीख के लिए, परस्पर सीख के लिए समन्वय एक प्लेटफॉर्म दे रही है। सैन्य संरचना का विस्तार, जैसे कि INS सिंधु केसरी को पहली बार फरवरी 2023 में ऑपरेशनल टर्नअराउंड के लिए जकार्ता में डॉक किया गया था। ठीक है, साझा इतिहास और सांस्कृतिक मूल्य, दोनों देश क्या है, बांडुक सम्मेलन का भी हिस्सा थे। इस सम्मेलन का जो इसी सम्मेलन से NAM का यानी गुट निरपेक्षता आंदोलन का जन्म हुआ था। ये मैंने आपको बताया ना कि गुट निरपेक्षता का जब जन्म हुआ था कहाँ पे, इंडोनेशिया। ठीक है, बांडुक सम्मेलन 1955 में हुआ था, उसी का एक पूरा परिणाम था। अगर आप सांस्कृतिक तौर पर देखें तो रामायण महाभारत की जो महाकाव्य की कहानी है वो इंडोनेशियाई लोक कथाओं जो कथाएँ हैं और जो लोक कला उसके सोर्स हैं। बाली यात्रा जो है भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों में बहुत उत्साह से मनाई जाती है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र बाली इंडोनेशिया के बीच में द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को ये बढ़ावा भी देता है। भारत के लिए क्या महत्व है, तो भारत के लिए ये महत्व इम्पॉर्टेंट है कि भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस और हल्के लड़ाकू विमान के प्लेटफॉर्म्स में रुचि दिखाई है तो भविष्य में खरीदेगा, तो भारत का रक्षा निर्यात बढ़ेगा। महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है, आसियान सेक्टर में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार इंडोनेशिया ही है। ठीक है, दोनों देशों के बीच में 2022-23 में कुल $38 बिलियन का अमेरिकी व्यापार हुआ। फिर वहीं भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि RBI और बैंक इंडोनेशिया इन 2024 में स्थानीय मुद्राओं पर सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किए हैं। समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पहल करे, जैसे सागर पहल की तरह, यानी इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर पहल के तहत इंडोनेशिया जो है आचे में सबांग जो बंदरगाह है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करा। जो सबांग बंदरगाह है यहाँ पे देखना, सबांग पोर्ट, पूछ सकता है सबांग पोर्ट कहाँ पे है, सवाल पूछ सकता है UPPCS BPSC में। ठीक है, तो ध्यान देना है। सबांग एक पोर्ट, एक गहरा समुद्री पोर्ट है, अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू के समीप भी है, देख ही रहे होंगे आप। भारत को जो है ये मलक्का जो जल संधि है उसके तक आसान पहुंच बनाता है और कई सारे जो अंडमान और निकोबार में पर्यटन वगैरह के लाभ के लिए भी है बहुत हेल्पफुल है। इंडोनेशिया के लिए महत्व क्या है इस संबंधों का, कि प्रमुख निर्यात गंतव्य है। भारत जो है इंडोनेशिया से क्या लेता है, कोयला और क्रूड पाम ऑयल का दूसरा बड़ा खरीदार है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानवीय सहायता, भारत जो है इंडोनेशिया को कई बार मानवीय सहायता, जैसे कि ऑपरेशन समुद्र मैत्री भी भारत ने दिया था 2018 में भूकंप सुनामी के बाद। विकास साझेदारी की बात करता है भारत, इंडोनेशिया जो है वो तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम और कोलंबो योजना का तकनीकी सहयोग योजना के मंचों से प्रमुख भागीदार है। तो इंडोनेशिया को जो है विकास भागीदारी भी जो है भारत की तरफ से मिलती रहती है। अभी बात आती है कि भारत इंडोनेशिया के संबंधों में कौन कौन सी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो व्यापार असंतुलन एक बहुत बड़ा चुनौती है। जैसे कि भारत द्वारा इंडोनेशिया से बड़े पैमाने पे पाम ऑयल और कोयले का आयात होता है, इस कारण व्यापार संतुलन इंडोनेशिया के पक्ष में होता है। व्यापार की पर्याप्त क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा, जैसे दोनों देशों की जो बायलैटरल जो ट्रेड की कैपेसिटी है वो $61 बिलियन है। अभी कितना हुआ है आप देखो, तो अभी आप हुआ 34 के आसपास, $34 बिलियन, $38 बिलियन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत कम ही है। और चीन का प्रभुत्व एक बहुत बड़ा चुनौती है। बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन द्वारा इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इससे भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। और भारतीय निवेशकों की चिंताओं के लिए जो है कई बार जो प्रणाली बनाई गई थी वो
क्रिया से मतलब एक तरह से वो इनएक्टिव हो गई है। और कनेक्टिविटी का अभाव है, जैसे कि सीमित प्रत्यक्ष हवाई कनेक्टिविटी, वीजा संबंधी समस्याओं के कारण क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में एक दूसरे से आवागमन, पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट और बिजनेस कॉन्टैक्ट प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, आगे की राह क्या हो, बहुत ज़रूरी है। तो पर्यटन संबंधी कूटनीति को हमें बढ़ाना है, जैसे कि भारत इंडोनेशिया को रिच मतलब आपका रीजनल, ठीक है, वो आपका कल्चरल और हिस्टोरिकल, इन तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक थीम पे जो पर्यटन योजना है उसको स्थापित करनी चाहिए। इससे क्या होगा, पर्यटन सेक्टर मजबूत होगा और लोगों का आवागमन बढ़ेगा। व्यापार को बढ़ावा देना, जैसे कि हमें ध्यान देना कि व्यापार और निवेश की बाधाओं को दूर करने के लिए सेपा को हमें गति देनी है, कॉम्प्रहेंसिव जो है आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा को गति देना है। रणनीतिक इंटरफेस को बढ़ावा देना है, चूँकि इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी देश है, इससे जो ISA हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, CDRI हो गया, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इसमें शामिल करना चाहिए। और ये सभी भारत के द्वारा शुरू की गई पहले हैं, भारत का प्रमुख रोल रहा है इसमें। सहभागिता के माध्यम से वास्तविक सहयोग दोनों देशों के बीच में, जैसे कि आसियान क्षेत्रीय पहल हो गया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इन सारे क्षेत्रों का इस्तेमाल करके हम संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका अच्छा मतलब इस पर सवाल बन सकते हैं और बड़ा अच्छा आर्टिकल इस पर दिया हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं सुर्खियों में क्यों रहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अभियोजक ने इजराइल के PM और हमास नेताओं पे मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का आरोप लगाया और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की है ICC के अभियोजक ने। ठीक है, तो ये बातें हैं किस लिए, क्योंकि सुर्खियों में रही हैं। अब बात आती है कि इससे पहले मार्च 2023 में ICC ने यूक्रेन की स्थिति के संदर्भ में रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। और इसी वक्त जो है मैंने आपको इस वाला अप्रैल वाले मंथ के मैगजीन में या मई वाले मंथ के मैगजीन में इसी ICC और ICJ पे हम लोग बात की डिस्कशन किए थे और इनके बारे में डिफरेंसेस को भी PT 365 में समझे थे। फिर आया है, फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो ICC द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने का परिणाम ये होगा, या तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा और यदि नहीं किया जाता तो उसकी आवागमन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाएगा। तो कि इससे सदस्य देश क्या कर सकते हैं कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य, यानी कि जो भी इनके सदस्य देश होंगे ICC के, वो इसको गिरफ्तार करने के लिए बाध्य होंगे, उनको बाध्य करना बाध्यकारी हैं। तो ऐसे में उनकी क्या होगी, या तो जो अभियुक्त हैं जैसे कि हमास और इजराइल के PM या तो गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर गिरफ्तार किया जाएगा, या तो फिर अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो वो उनके जो आवागमन है उनका जो मतलब जैसे कि इसी देश में गए या कहीं मंच पे गए तो वहाँ पे जाने पे उस देश अगर ICC के जो मतलब कन्वेंशन में आया होगा तो वो बाध्यकारी है उसको गिरफ्तार करना। तो ICC के तहत अपराध की श्रेणियाँ क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो अपराध उसकी 4 श्रेणियाँ, जैसे कि नरसंहार, दूसरा है मानवता के खिलाफ अपराध, तीसरा युद्ध अपराध और चौथा है आक्रामकता का अपराध। ठीक है, तो ये बातें हैं, जैसे कि नरसंहार में किसी भी राष्ट्रीय, निर्जाति, नस्ली और धार्मिक समूह के सदस्यों को मार करके या उससे अन्य तरीके से ख़त्म करने का इरादा अगर है तो। ठीक, मानवता के खिलाफ अपराध में देखें तो नागरिक आबादी पे बड़े पैमाने पर गंभीर अपराध किए गए, जैसे कि रोम संविधि में 5 रूपों में अपराध को सूचीबद्ध किया, जैसे कि हत्या, बलात्कार, अवैध कारावास, जबरन गायब करना, दास्ता, रंगभेद, यातना वगैरह अपराध आते हैं। युद्ध अपराध में सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करना, बाल सैनिकों का उपयोग करना, नागरिकों की युद्धबंदियों की हत्या करना या उन ऐतिहासिक अस्पतालों को जानबूझकर आक्रमण करना वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। आक्रामकता का अपराध, यदि किसी देश द्वारा दूसरे देश की संप्रभुता, अखंडता या स्वतंत्रता के खिलाफ सशस्त्र बल का उपयोग करना, ये भी आता है। तो ICC के बारे में हमें पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, इसके बारे में समझेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं और भारत इस संविधि में क्यों शामिल नहीं हुआ, निष्कर्ष क्या है, और ICC और ICJ के बीच में तुलना हो सकती है, यानी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम लोग समझेंगे। पूरा आपका ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ICC ये है कि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय अस्थायी न्यायालय है जो गंभीर आपराधिक अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जाँच करता है और अभियोग चलाता है। रोम कन्वेंशन के तहत इसकी स्थापना हुई थी
और इस संधि को 1998 में अपनाया गया था, 2002 में लागू हुई थी। 4 प्रमुख अपराधों में ये अधिकार क्षेत्र रखता है, जिसको हम लोग ऊपर डिस्कस किया। इसकी रोम संधि के जो पक्षकार देश है उसकी संख्या कितनी है? 124 है। और ध्यान देना है कि भारत, इजराइल, यूएसए, रसिया, चाइना इस संधि के पक्षकार नहीं हैं। यानी अगर आपसे सवाल पूछे कि आईसीसी के संधि की जो यानी रोम संधि यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसके से जो है पक्षकार देश रोम संधि जो है उसके कौन? भारत है तो नहीं है, ठीक है। रसिया भी नहीं है, इजराइल भी नहीं है, और रसिया भी और चाइना भी नहीं है, ठीक है। यूएसए भी नहीं है। फिलिस्तीन और जो मलेशिया है वो 123वां 124वां पक्षकार देश है। ध्यान देना है, फिलिस्तीन 2015 में, मलेशिया 2019 में बने थे। दोनों देशों के पक्षकारों की असेंबली देखें तो न्यायालय के प्रबंधन और विधायी कार्यों का देखरेख करती हैं। प्रत्येक पक्षकार देश से एक एक प्रतिनिधि इसमें शामिल होता है, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो अंग्रेजी हैं, फ्रेंच हैं, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश वगैरह हैं। इसका निर्णय, ध्यान देना, आईसीसी का निर्णय बाध्यकारी होता है, यानी कंपलसरी है। अगर निर्णय दे दिया इसने तो बाध्यकारी है वो। किनके? जो भी इस संधि के पक्षकार देश हैं। इसके पास स्वयं का पुलिस बल नहीं है, और इसके लिए अब ये जो संदिग्ध होंगे उनकी गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण के लिए जो सहयोग देश होंगे उनके पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके लिए कई सारे जो डिटेंशन सेंटर बने हैं, पीड़ितों के लिए ट्रस्ट फंड है, और कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल है, यानी आपराधिक प्रणालियों का पूरक है। केवल तभी मुकदमा चला जाएगा जब ऐसा देश करने में इच्छुक हो, यानी जो जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, घटना हो रही है, वहाँ पे उस तरह की कार्रवाई नहीं की जाए तो यहाँ पे जो है मुकदमा चलाया जाता है। अब आता है कि रोम संधि के तहत आईसीसी के क्षेत्राधिकार क्या है। तो ध्यान देना कि कहाँ ये काम, मतलब ये अपना जो है सुनवाई कर सकता है। तो नरसंहार, मानवता खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध के मामले में, ठीक है। यूएनएससी द्वारा यूएन चार्टर के 6 के तहत जो आईसीसी अभियोजक को सौंपा गया जो आपराधिक मामला है उसमें, या फिर ऐसा अपराध जो किसी पक्षकार देश के नागरिक द्वारा या पक्षकार देश के जो राज्य क्षेत्र है उसमें आईसीसी के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने वाले देश में किए गए हों, तो ऐसे मामलों में ये सुनवाई कर सकता है। आक्रामकता के अपराधों में देखें तो यूएनएससी द्वारा अगर कोई मामला सौंपा गया हो तो ठीक, या अगर देखें तो अभियोजक अपनी पहल पे या किसी पक्षकार देश के अनुरोध पे जांच शुरू कर देगा। 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इसके संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, ध्यान देना इस चीज़ को भी, ठीक है। इसकी सीमाएं अगर देखें तो इसके पास निर्णय के प्रवर्तन के लिए कोई तंत्र नहीं है। गिरफ्तारी, ट्रांसफ़र, संपत्ति को फ्रीज करना, इसके लिए सभी देशों के साथ सहयोग पर निर्भर है, ठीक है। अभी ध्यान देखें तो गैर पक्षकार देश है, जैसे कि इजराइल हो गया, भारत हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के लिए जो अनुरोध की सहायता करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। कई बार होता क्या है कि कई पक्षकार देश भी जो होते हैं वो गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के लिए उसके अनुरोधों के सहयोग करने के लिए अनिच्छुक होते हैं। अभी तक आईसीसी ने 46 जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें से केवल 21 में ही गिरफ्तारी की गई। तो ये बड़ा खतरनाक और बहुत ख़राब जो है ये प्रदर्शन है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि जब से जो आईसीसी है वो 1 जुलाई 2002 को लागू हुई थी, तो अब क्या होता है कि 1 जुलाई 2002 के बाद अगर कोई अपराध होगा तो उस पर लागू होगी। रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू उसको क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी कि पुराने, जैसे मान लो कानून लागू हुआ तो पुराना अगर कोई मामला है तो उस पर ये कानून की सुनवाई नहीं हो सकती, उस कानून का लागू उस पुराने वाले मामले पे नहीं होगा। मानव संसाधन धन की कमी है तो इस पर इफेक्ट डालती है, ठीक है। कई बार इस पर पक्षपात करने का भी अपराध लगता रहा है, आरोप लगता रहा है। ये पश्चिमी साम्राज्यवाद के साधन के रूप में कमजोर देशों के खिलाफ ये पक्षपात करने की आलोचना झेलती रहती है। भारत इस रोम संधि में क्यों शामिल नहीं हुआ? तो इस आईसीसी को यूएनएससी परिषद के अधीन इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ सकती है। इसके 16 आर्टिकल के अनुसार देखें तो यदि सुरक्षा परिषद आईसीसी से किसी मामले में जांच न करने का अनुरोध करती है तो आईसीसी द्वारा कोई भी जांच शुरू नहीं की जाएगी। इसीलिए अब ध्यान देना कि जो आईसीसी के गैर पक्षकार देश है उसको बाध्य करने की यूएनएससी की शक्ति और संप्रभुता के खिलाफों का उल्लंघन करती है, इसलिए शामिल नहीं हुआ। आईसीसी का राजनीतिक उद्देश्यों का दुरुपयोग भी हो सकता है, और देखें तो परमाणु हथियारों और आतंकवाद को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रख गया है, जबकि ये युद्ध अपराध सबसे गंभीर साधन है। ऐसे में भारत इसीलिए शामिल नहीं हुआ, ठीक है। निष्कर्ष देखें तो आईसीसी के प्रभावी कामकाज के लिए अगर चाहें तो सभी देश जो हैं आईसीसी के साथ सहयोग करके एक प्रभावी राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बना सकते हैं, गिरफ्तारी की ठोस रणनीतियाँ बने और जो है योग्य न्यायाधीशों का चुनाव भी हो, और जो है सबसे बड़ी बात है कि गैर पक्षपात और भेदभाव जो रहित जो है ये न्यायालय
न्याय के दे, ये एक उसकी संभावनाएं बन सकती है इन सारे कामों को करने से। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान देना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि आईसीसी और आईसीजे के बीच में तुलना। तो आईसीसी की जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ध्यान देना इसके बीच में फ़र्क है। आईसीसी की स्थापना रोम संविधि से हुई थी और आईसीजे की स्थापना 1945 में यूएन चार्टर द्वारा स्थापित की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत। इसका जो है हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है और आईसीजे का जो हेडक्वार्टर है वो पीस पैलेस नीदरलैंड के द हेग में है। इसमें 18 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष तक अपने पद बने रहते हैं और फिर से नियुक्त नहीं होते हैं। 3 प्रभाग हैं, ट्रायल, प्री ट्रायल, ट्रायल और अपील। ठीक है, इसमें जो आप इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस है इसमें अब 18 नहीं बल्कि 15 होते हैं और 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यूएनएससी और यूएनजीए द्वारा चुना जाता है इनको। ठीक है, इसका क्षेत्राधिकार देखें तो केवल अपराधों के लिए केवल व्यक्तियों को ही अपराध के रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ दो प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। राष्ट्रों के बीच में कानूनी विवादों को जिन्हें राष्ट्रों द्वारा यहाँ कोर्ट के समझ लाया जाएगा। दूसरा क्या है, यूएन के अंगों एजेंसियों द्वारा कोई कानून पे सलाहकारी राय जो है ये इसकी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बीच में तुलना हो गई, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब आता है न्यूज इन शॉर्ट्स। तो पहला आर्टिकल है कि बिम्स्टेक एक्वायर लीगल पर्सनालिटी ऑफ द चार्टर कम इनटू द फोर्स, यानी कि बिम्स्टेक चार्टर लागू होने के साथ ही बिम्स्टेक को विधिक व्यक्तित्व का दर्जा मिला है। इस आर्टिकल को मैंने आपको बिम्स्टेक आर्टिकल वाला मैंने पढ़ाया था, फिर से दोबारा हो रहा है कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, याद रखना है आपको। यहाँ पे देखना 2022 में श्रीलंका में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुए थे, वहाँ पे बिम्स्टेक चार्टर को अपनाया गया था, वहाँ पे साइन हुआ था। ठीक है, तो ये चार्टर लागू होने से क्या होगा कि सभी देश जो होंगे ये उस अभी ध्यान देना कि बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों द्वारा इसकी डॉक्यूमेंट की अभिपुष्टि जरूरी थी। तो नेपाल के साथ ये जब पुष्टि हो गई तो यह पुष्टि सभी देशों द्वारा पूरी हो गई और बिम्स्टेक चार्टर लागू हो गया। एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो बिम्स्टेक चार्टर समूह को क्या करता है, बिम्स्टेक को कि वो विधिक व्यक्तित्व का दर्जा देता है। ठीक है, महत्व बिम्स्टेक का भारत के लिए है कि यह संगठन जो है भारत की एक्टिस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है यानी पड़ोस प्रथम की जो नीति है उसको बढ़ावा देता है। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक लिंकअप का काम करता है और सार्क वगैरह के देशों के साथ हमें बिम्स्टेक क्या करता है, एक वैकल्पिक मंच प्रोवाइड करता है, एक अल्टरनेटिव जो है वे प्रोवाइड करता है। ठीक है, ध्यान देना है बिम्स्टेक के समझ चुनौतियाँ बहुत सारी, जैसे कि संगठन की शुरुआत धीमी हुई थी, अभी मुक्त व्यापार समझौता का इनके देशों के बीच में अभाव है और ध्यान देना कि बिम्स्टेक के सदस्यों के बीच में कई सारे तनावपूर्ण संबंध, जैसे कि रोहिंग्या संकट को लेकर के भारत बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में तनाव है, भारत नेपाल सीमा विवाद है, तनाव भी है, वो उसको निष्प्रभावी कर सकते हैं। तो ध्यान देना है बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद सदस्य देश कौन से हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। सचिवालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर यहाँ पे ढाका बांग्लादेश में है। उद्देश्य इसका क्या है कि हमें तेज़ी से आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए हमें अनुकूल परिवेश बनाना है और बंगाल की खाड़ी में शांति स्थिरता बनाए रखना है। प्रमुख पहल क्या है, तो प्रमुख परियोजनाएं देखना पहले तो जो ये कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान है और अभ्यास देखें तो बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास डेमैक्स इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है सेकेंड इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक डायलॉग ऑन अफ्रीका हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी, यानी अफ्रीका पे दूसरा भारत अमेरिका रणनीतिक संवाद कार्यक्रम वाशिंगटन डीसी में हुआ। किसके बीच में हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में। किस चीज़ पे, अफ्रीका पे रणनीतिक संवाद जो हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो अफ्रीका में एक साथ काम करने के लिए हमें विचारों को साझा करना है, संस्थागत तकनीकी और द्विपक्षीय तालमेल विकसित करना है। ठीक है, तो ध्यान देना भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता स्थायी तौर पर दे दी गई थी और इस घटनाक्रम के बाद भारत और यूएसए के बीच में अफ्रीका पर पहला ऐसा संवाद था। भारत के लिए अफ्रीका का महत्व क्या है, तो सामरिक महत्व है। जैसे भारत की जो समुद्री सुरक्षा की नीति है, पॉलिसी है, हिंद महासागर क्षेत्र में जो डकैते आते हैं उनसे बचाना है, तो ऐसे में सामरिक महत्व अफ्रीका का काफ़ी अधिक है। आर्थिक महत्व भी, जैसे तेल, गैस, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन का विशाल भंडार है, तो भारतीय व्यवसायियों के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों के अवसर यहाँ पे मिलते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में दोनों देशों के बीच में सहयोग से क्या होगा कि ये जो साझा लक्ष्य हैं वो प्राप्ति होंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में। इसी तरह से बहुपक्षीय दृष्टि से महत्व है काफ़ी, जो भारत के वैश्विक तनाव है और दक्षिण सहयोग उसकी संभावनाओं को बढ़ाता है, वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ाता है।
तो भारत और दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका के बीच में संबंधों में चुनौतियाँ क्या हैं? तो चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, डेब्ट ट्रैप के माध्यम से अफ्रीका में चीन का प्रभाव भारत के हितों के लिए चुनौती बन रहा है। जिबूती वगैरह से लेकर के बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्री, वहाँ चाइना अपना इन्वेस्टमेंट और पैसे के बल पे डेब्ट ट्रैप में फंसाता जा रहा है देशों को। सिक्योरिटी, अफ्रीका के कई देश क्या करें, लगातार संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उसके दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय निवेश, प्रवासियों और भारतीय द्वारा समर्थित विकास परियोजनाओं पर खतरा बना हुआ है। नस्ली तनाव भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। अभी आता है अफ्रीका के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए भारत की पहलें। तो भारत की कौन कौन से पहल हैं जो अफ्रीका के साथ संबंधों को बेहतर करें? तो कंपाला सिद्धांत 2018 में, अब भारत अफ्रीका साझेदारी के लिए भारत के पीएम द्वारा ये 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों का सेट है जिसको बोलते हैं कंपाला सिद्धांत, जिसमें कि समानता के साथ साथ विकास के मार्ग पर बढ़ने के जो है कुछ भागीदारी शामिल है इसमें। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये जापान के साथ साझेदारी में अफ्रीका के देशों के लिए भारत का एक पहल है। भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC, यह पहल जो अफ्रीकी देशों के साथ पेशेवरों और छात्रों को भारत में भारत द्वारा कैपेसिटी डेवलपमेंट का अवसर देती है। फिर वहीं मानवीय सहायता और आपदा राहत, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि 2019 में जो चक्रवात आया था मोजाम्बिक, उसके लिए ऑपरेशन सहायता चलाई गई थी। 2020 में मेडागास्कर में बाढ़ से बचाने के लिए ऑपरेशन वनीला, यानी कि ध्यान देना आप, ये कई सारे ऑपरेशन UPPCS ROARO में पूछता है। तो ऑपरेशन वनीला किस लिए था? तो मेडागास्कर में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए। ऑपरेशन सहायता किस लिए था? तो मोजाम्बिक में जो चक्रवात थे उसके उसकी सहायता के लिए, प्रभावितों को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये भारत के कुछ प्रयास हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है भारत की जो है टेलीकॉम डिप्लोमेसी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी पढ़ाया था हेल्थ डिप्लोमेसी, अब आता है टेलीकॉम डिप्लोमेसी। बहुत पहले जो इसके पिछले वाले जो मंथ के मैगजीन्स थी उसमें मैंने बहुत सारे डिप्लोमेसी के फैक्टर्स को बताया था। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा टेलीग्राम पे आप लोग जरूर जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हैं। वहाँ पे आपको डिप्लोमेसी और ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2.0 डिप्लोमेसी, बहुत सारे डिप्लोमेसी की जो फैक्टर्स है, कारक हैं, मैं आप ये एक आर्टिकल आपको उस पर शेयर करूँगा, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो भारत ने विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस पे अपनी दूरसंचार कूटनीति का उत्सव बनाया, यानी कि टेलीकॉम डिप्लोमेसी का उत्सव बनाया। दूरसंचार डिप्लोमेसी यानी कि टेलीकॉम डिप्लोमेसी ने एक क्या किया है, नए व्यावसायिक उद्यमों को आकर्षित किया है, साझेदारी को स्थापित किया है और वैश्विक दूरसंचार के परिदृश्य में भारत की जो भूमिका है वो नेतृत्वकर्ता के तौर पे स्थिति को सिक्योर करने में उसको मदद की है, ठीक है। तो दूरसंचार डिप्लोमेसी के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? तो भागीदार देश हैं और टेलीकॉम चिप कंपनियां उनके साथ जो स्ट्रेटजिक जो साझेदारी है, कॉपरेशन, उसको बढ़ा रही है। ध्यान देना है, US इंडिया ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क इंस्टॉलेशन को फाइनल रूप दे दिया गया है। सर्वोत्तम जो वर्क प्रणालियां हैं, कार्य पद्धतियां हैं, उसको भारत आदान प्रदान होता है। भारत और अमेरिका ने स्पेक्ट्रम आवंटन, जो सर्विस जो एश्योरेंस है, उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देने के लिए कई सारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य पद्धतियाँ उसके संवाद को शुरू करने में सक्षम बनाया है, ठीक है। क्वांटम के सेक्टर में भी भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए सहयोग की जो संभावनाएं हैं उसको विचार लगातार उस पर कर रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का रूपांतरण, इंडिया मोबाइल कांग्रेस को 2025 तक वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस के जैसे वैश्विक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दूरसंचार कूटनीति की उपलब्धियां ये हैं कि भारत की कंपनियों ने पिछले साल 25,200 करोड़ रुपए के उपकरण और उसके सहायक उपकरण क्या किए हैं, निर्यात किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय हितों और नेतृत्व की स्थिति को सिक्योर किया है। विश्व रेडियो दूरसंचार सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी हुई है और इससे क्या हुआ है कि भारतीय ऑपरेशंस के लिए समुद्र में, हवाई क्षेत्र में स्पेक्ट्रम सिक्योर हुए और 5G नेटवर्क को सक्षम बनाया है। अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में पहली बार भारत में विश्व दूरसंचार मानकीकरण का सम्मेलन किया जाएगा 2024 में। इसका उद्देश्य भी यही है कि अगली पीढ़ी के दूरसंचार प्रणालियों के लिए हमें मानकों की जो दिशा निर्देशों को तय करना था। ऐसे में हमें फिर से देखने को मिलेगा टेलीकॉम डिप्लोमेसी अक्टूबर के मंथ के मैगजीन में, ठीक है। ध्यान देना, ये अभी आप एक चीज़ और आता है एनिमल डिप्लोमेसी, यानी कि मलेशिया ने पर्यावरण के संरक्षक के रूप में अपनी छवि को सुधार किया है और इसने जो है ऑरंगेटून डिप्लोमेसी का सहारा लेने की बात की है, ठीक है। एनिमल डिप्लोमेसी क्या होता है?
तो इसके तहत देशों के द्वारा मित्रता और सद्भावना प्रदर्शित करने के लिए आपस में वन्य जीवों को अस्थायी और अस्थायी रूप से उपहार देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो नामीबिया से कोनू नेशनल पार्क में चीते आए थे, तो कहीं ना कहीं एनिमल डिप्लोमेसी जो है वो भी एक मजबूत हुई थी। इसी तरह से देखें तो मलेशिया ने भी अपनी छवि में सुधार किया है। जीवों का जो सांस्कृतिक महत्व होता है या फिर जीव उस देश का इंडिजिनियस जो है वो स्पीसीज होता है, स्थानिक जीव होता है, जो उपहार के रूप में देते हैं। ये सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा होता है, सॉफ्ट पावर जो पॉलिसी है उसका एक हिस्सा होता है। चीन की पांडा डिप्लोमेसी, ऑस्ट्रेलिया की कोआला डिप्लोमेसी इसके उदाहरण है। नैतिक चिंता ये है कि देशों के द्वारा अपने इंटरेस्ट को पूर्ति करने के लिए जानवरों को, जंतुओं को एक इस्तेमाल करना नैतिक अनुसार गलत है। ठीक है, ये चीज़ भी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सीज, इसको मैंने कई बार पढ़ाया है, मैप के माध्यम से दिखाया भी है। मैप खोल लेना आप, मैप तो मेरे पास इसमें अभी दिया नहीं है और मेरे पास अभी मैंने उसको लाया भी नहीं, तो मैंने आपको कई बार कराया है। और आप जो आप एक बार मैपिंग वाले सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ज़रूर एक बार जो है पूरे IR का जो PT 365 उसको आप देखिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें टी मैपिंग वाली। तो हालांकि जो है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में जो सेकेंड थॉमस सोल है उस पर समझौता होने की चीनी दावे का खंडन किया है। यानी चीन ने दावा किया था कि समझौता हो चुका, पर ये फिलीपींस ने खंडन किया। तो मैंने आपको ये PT 365 में पढ़ाया था सेकेंड थॉमस सोल। ठीक है, तो दक्षिण चीन सागर ये क्या है, पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ये प्रशांत महासागर जो है उसका क्या है, पश्चिमी हिस्सा है। मोटे तौर पे सिंगापुर, मलक्का, जलडमरू मध्य जो मैंने देखा, और वहाँ से लेकर के उत्तर पूर्व में ताइवान तक ये जो है इसका पूरा क्षेत्र आता है दक्षिण चीन सागर का। ठीक है, इसमें विवाद के क्षेत्र कौन कौन से? चाइना की 9 डैश लाइन बताया ना मैंने, एक काल्पनिक रेखा है जो क्या करता है, दक्षिण चीन सागर का अधिकांश हिस्सा इसी रेखा के अंतर्गत आता है और चीन इस पर दावा करता है। इस क्षेत्र में ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी मौजूद हैं और चीन इस पर दावा करता है, यहीं पे विवाद होता है। ठीक है, इसमें कई सारे विवादित द्वीप है, जैसे पार्सल द्वीप समूह, अभी चीन पर इस पर नियंत्रण है, ताइवान और वियतनाम इस पर दावा करते हैं। इसको आप पार्सल द्वीप समूह को गूगल मैप पर जरूर देखना। स्प्रैटली द्वीप समूह, इस पर चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया अपना अपना दावा करते हैं। और सेकेंड थॉमस सोल नामक जो रीफ है, जलमग्न रीफ, इसी द्वीप के पास स्थित है। मैंने आपको PT 365 में पढ़ाया, मुझे याद है। सेकेंड थॉमस सोल, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि इस पर चाइना ने बोला कि समझौता हो चुका है, फिलीपींस ने इसको नकार दिया। स्कारबोरो सोल है, इस पर चीन, ताइवान और फिलीपींस दावा करते हैं। तो जो बताया ना कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है अक्टूबर का मासिक समसामयिकी, या फिर आप देखो तो 2023 का अक्टूबर मंथ में मैंने पढ़ाया हुआ है, जाकर देखना, प्लेलिस्ट बनी होगी, या फिर PT 365 में IR को देखना, ये चीज़ें मिलेंगी। वैसे आप जाओ तो आसानी तौर पर गूगल मैप देखना और उसको चीज़ों को वहाँ पे सर्च करना मिल जाएगा। मिडिल पावर, मिडिल पावर में क्या है कि मिडिल पावर में शामिल देशों की कोई समान परिभाषा नहीं है। आमतौर पर ग्रेट पावर की बात होती है। ग्रेट पावर मतलब जिनके पास हार्ड पावर यानी कि बहुत सारी रक्षा शक्ति हो, ठीक है, वो आर्थिक शक्ति भी हो और उनका जो सॉफ्ट पावर है वो भी कहीं ना कहीं कल्चरल वगैरह जो है काफ़ी मजबूत हो। ठीक है, तो उनको ग्रेट पावर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि ये आमतौर पर जो मिडिल पावर है वो ग्रेट पावर की तुलना में कम शक्तिशाली होने के बावजूद भी वैश्विक जो व्यवस्था है, वैश्विक राजनीति है, वैश्विक जो पूरा सिस्टम है उसमें अपना प्रभाव डालते हैं। और महाशक्तियाँ ऐसी होती हैं जो देश होते हैं जिन्हें यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता, जैसे कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, UK हो गया और USA हो गया। ठीक है, मिडिल पावर देशों के पास क्या है कि व्यापक कूटनीति, आर्थिक, बहुपक्षीय सैन्य दबदबा होता है। ग्लोबल नॉर्थ के देश, जैसे कि आपको बताया ना, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ ब्रेंट लाइन डिवाइड करती है। तो ग्लोबल नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, ग्लोबल साउथ के भारत, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया वगैरह आते हैं। महत्व इनका क्या है, मिडिल पावर की बहुपक्षवाद को मजबूत करते हैं, ग्लोबल साउथ के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत कहीं ना कहीं मिडिल पावर में ही आएगा। जियो पॉलिटिकल रिसेशन, भू राजनीतिक मंदी, ये कॉन्सेप्ट है, राजनीति विज्ञानी है इयान ब्रेमर। इनके अनुसार जियो पॉलिटिकल जो रिसेशन है, भू राजनीतिक मंदी है, इसका आशय क्या है कि सुस्थापित जो वैश्विक शक्ति व्यवस्था है, यानी कि पहले से जो वर्ल्ड पावर का जो पूरी सिस्टम है, कि वर्ल्ड पावर का व्यवस्था मतलब कि अमेरिका सुपर पावर, रसिया की पावर, चाइना की पावर, ये मतलब इस तरह से पहले क्या था, अमेरिका ही था। रसिया कहीं ना कहीं यूएसआर के पतन के बाद उभरा है। ईरान भी उभर रहा है, इजराइल भी उभर रहा है, छोटे छोटे जो देश हैं वो नॉर्थ कोरिया उभर रहा है, चाइना उभर रहा है, भारत उभर रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है कि कई बार जो पूरी वैश्विक व्यवस्था जो पहले से स्थापित थी वो चरमराई है। तो क्रेमर के अनुसार
जो आर्थिक मंदी की तरह भू राजनीति में भी तेजी और मंदी का ये क्रम चलता रहता है। यानी कि जियो पोलिटिकल रिसेशंस, जिस तरह से आर्थिक मंदी आती है फिर मंदी के बाद फिर जो है आपका बूम करती है अर्थव्यवस्था, उसी तरह से ये भी जो है भू राजनीति भी तेजी और मंदी इसमें चलता रहता है। भू राजनीतिक मंदी के दौरान क्या होता है कि जो राजनीतिक संस्थाएं वो कमजोर हो जाती हैं और किसी भी निजी संकट से निपटना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो मौजूदा भू राजनीतिक मंदी कारण क्या है, एक और यूरोपीय और जापानी आर्थिक शक्ति में गिरावट हुई है, दूसरी ओर चीन ग्लोबल साउथ जो है आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, चीन और ग्लोबल साउथ, ठीक है। और वहीं देखें तो यूएसए और चाइना के बीच में व्यापार को लेकर तनाव बढ़ रहा है, संरक्षणवादी नीतियाँ काफ़ी अधिक हावी हो रही हैं। तो ये ट्रेड वार वगैरह जो है ये सारी चीज़ें जियो पोलिटिकल रिलेशंस को लाने में पूरी तरह से भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है इयान ब्रेमर, इन्होंने बताया है, ठीक है। PSIR वाला जो जिसका ऑप्शनल होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देना इसको। इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस एक क्लास में आपका पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे QR कोड है विजनेस का, इस QR कोड को आप स्कैन करना, टेस्ट देना, क्वेश्चंस होंगे, क्विज होंगे। मुझे उम्मीद है कि इतने क्लास करने के बाद अगर आप क्विज दोगे एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक ही क्लास में इकोनॉमी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा मैगजीन मई मंथ का कुछ ही क्लासों में जून का मैगजीन आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।